अब देखिए ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये क्या है, करेंसी यूज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, करेंसी यूज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नोट था, ये सिक्के थे, ठीक है। आगे देखिए 5.2 मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। 5.2 भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके। लुक एट द मैप ऑफ यूरोप। यूरोप के नक्शे को देखिए। यू विल फाइंड मेनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स ऑन इट। आपको उस पर कई बड़े और छोटे राज्य मिल जाएंगे। When the Industrial Revolution started in Europe, these small states did not have sufficient raw materials for their industries or markets for their finished goods. जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो ये जो छोटे राज्य थे इनके पास अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल के लिए बाजार नहीं था, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री है तो उसमें माल बनाने के लिए तो आपको कच्चा माल लगेगा। आप जो कच्चा माल से आप तैयार माल बनाएंगे उसको आपको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। These countries now started looking for markets in Asia and Africa. अब इन देशों ने एशिया और अफ्रीका में बाजार तलाशना शुरू कर दिया। England succeeded in controlling trade with India and established the East India Company in 1600. इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार नियंत्रित करने में सफल रहा और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी भारत में। This company was supported by the British government. इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन मिला। With its help, England was able to extend her territorial frontiers to the Indian subcontinent. अब क्या हुआ, इसकी मदद से इंग्लैंड भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने में सफल हो गया। The first factory was established at Surat in 1613. अब देखिए 1613 में सूरत में स्थापित की गई सबसे पहली फैक्ट्री। In 1615, Sir Thomas Roy got permission from the Mughal Emperor Jahangir to open more factories at Agra, Ahmedabad and Brouch. 1615 में सर थॉमस रॉय को मुगल सम्राट जहांगीर ने आगरा, अहमदाबाद तथा ब्राच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट ऑन द southern coast was Madras, where they built a fortified factory called Fort St. George. अब देखिए बोला जा रहा है कि उनकी महत्वपूर्ण बस्ती दक्षिणी तट पर मद्रास थी, जहां उन्होंने एक किले बंद फैक्ट्री का निर्माण किया जो सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट proprietary holding acquired by the company on Indian soil. अब देखिए कंपनी ने यह पहली मालिकाना जीत प्राप्त की थी। Gradually the company expanded its trading network. By that time the company was well established in India. भारत की धरती पर धीरे धीरे कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करने लगी। उस समय तक कंपनी भारत में अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी। It had also succeeded in eliminating the other rival European powers from India. और वह भारत से अन्य प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों का उन्मूलन करने में सफल रही। उन्मूलन मतलब एलिमिनेट करना, उनको वहां से हटाने में वो सक्षम रही। They also started interfering in the political affairs of the Indian rulers. अब उन्होंने शासकों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अब देखिए ये आपका है प्रेजेंट डे मैप ऑफ यूरोप। ये यूरोप का मैप है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहां पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन 1696 द कंपनी डेवलप्ड 3 villages into a city in Bengal, named it Kolkata. They also built a fort around this city known as Fort William. 1696 में कंपनी ने बंगाल में 3 गांवों को एक शहर में विकसित किया और इसे कोलकाता नाम दिया। उन्होंने इस शहर के चारों ओर एक किले का निर्माण किया जो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। लुक एट द मैप ऑफ द 19th century इंडिया। अब देखिए 19th century इंडिया का जो मैप है, आइए मैं वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये है मैप ऑफ 19th century इंडिया। What do you see? आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? देखिए
You will locate many big and small independent state. आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं. ये जो कलर है, ये कलर बता रहा है टेरिटरीज अंडर इंडियन रूलर्स. ये हिस्सा भारतीय रूलर्स के पास है. ये कलर टेरिटरीज अंडर ब्रिटिशर्स. ये जो हिस्सा है ये ब्रिटिशर्स के पास. टेरिटरीज अंडर अदर यूरोपियन पावर्स. ये जो हिस्सा है ये दूसरे यूरोपियन जो शक्तियां थी उनके पास थी. These states had their own rulers, economy, language and culture. अब ये जितने भी राज्य हैं इन सब के अपने राजा थे, अपना इकोनॉमी, अपना भाषा, अपना संस्कृति था. These states were constantly at war with each other. अब ये जितने भी राज्य हैं ये हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते थे. It was not surprising that they feel an easy prey to the European powers, especially the British. अब देखिए ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी कि ये जो थे वे यूरोपीय शक्तियों से खासकर ब्रिटिश शासन के शिकार बन गए. इट वॉज द बैटल ऑफ प्लासे 1757 एंड बक्सर 1764 विच प्रोवाइडेड द ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. वह प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 की लड़ाई थी जहां अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई. थ्रू दीज बैटल्स अ लॉन्ग एरा ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया बिगेन. इन लड़ाइयों के माध्यम से ब्रिटिशर्स राजनीतिक सत्ता में एक लंबे युग की शुरुआत हुई. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वन बाय द इंग्लिश इन बंगाल. प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी. The British made Mir Jafar the new Nawab of Bengal, in return for which they received an enormous sum of money as well as the territory of 24 Parganas from the Nawab. अब देखिए उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में एक विशाल राशि तथा 24 परगना के क्षेत्र प्राप्त किए. But Mir Jafar was not able to make further payments to them. लेकिन मीर जाफर उन्हें अधिक भुगतान करने में सक्षम नहीं था. एज अ रिजल्ट ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम हु प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्ग रूलर. इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम जो कि एक मजबूत शासक था उसे नवाब बना दिया गया. मीर जाफर को हटा दिया गया. मीर कासिम वॉज नॉट रेडी टू मीट देयर डिमांड्स फॉर मनी और कंट्रोल. अब देखिए मीर कासिम अधिक पैसा या नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था. एज अ रिजल्ट मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज मेड द नवाब अगेन. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को पुनः वापस नवाब बना दिया गया. मीर कासिम देन जॉइंड हैंड्स विद द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम II in plotting against the British. The battle took place at the place called Buxar on 22nd October 1764. Their defeat proved to be decisive. मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी. उसी की हार निर्णायक रही. Though the British successfully gained control over Bengal, the imposition of British rule throughout India was not an easy task. यद्यपि अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, फिर भी पूरे भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करना एक आसान काम नहीं था. A number of regional powers opposed them and tried to resist the efforts of territorial expansion of the British. बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों ने अंग्रेजों के सीमा विस्तार के प्रयासों का विरोध करने की कोशिश की. Let us read about the various wars waged by the British against the Indian state. अब हम विभिन्न भारतीय राज्यों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा किए गए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे. तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे तो क्या क्या युद्ध हुआ था. एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर युद्ध
Mysore emerged as a powerful state under an able leadership of Hyder Ali and his son Tipu Sultan in the second half of the 18th century. हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के सक्षम नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा. उत्तरार्ध मतलब मिड में. 4 wars took place between Mysore and the British. अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए. Finally, the fourth Anglo-Mysore War, 1799, that ended the heroic defeat and death of Tipu Sultan. चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु से मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया. With this, a glorious chapter of struggle between Mysore and the English came to end. Large ports like Kanara, Coimbatore and Seringapatam were secured by British. अब देखिए, कनारा, कोयम्बटोर और सेरिंगापटम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित अधिकार में ले लिए गए थे. अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान जी का फोटो है. ये जो आप फोटो देख रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का फोटो है. एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा युद्ध. द मराठा वर अनदर formidable power in western and central India during the second half of the 18th century. 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठे पश्चिमी और मध्य भारत में एक और दुर्जय शक्ति बन गए थे. But the struggle of power among themselves gave the British an opportunity to intervene in their internal matters. लेकिन आपस में सत्ता के लिए वो लड़ रहे थे और उनके संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला. Many wars took place between the British and the Marathas, mainly on account of the subsidiary alliance, which you will read in 5.2.1. The Third Anglo-Maratha War, 1817 to 1819, was the last war between them. The English defeated the Peshwa, dethroned him and annexed all his territories. The Peshwa was pensioned off and sent to Bithur near Kanpur, Uttar Pradesh. अब देखिए, सहायक संघी सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. 5.2.1 में अंग्रेजों और मराठों के बीच कई युद्ध की कारण बनी. तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 में उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था. किन दोनों के बीच? ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच. अंग्रेजों ने पेशवा को हराकर गद्दी और उसके सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया. पेशवा की पेंशन बंद कर दी और उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया. फिर हुआ एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख युद्ध. इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया द सिख अंडर देयर एबल लीडर Maharaja Ranjit Singh 1792 to 1839 became an effective political and military force. उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इंडिया भारत में सक्षम नेता महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 को नेतृत्व में सिख एक प्रभावी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गए. The British power in India viewed the rise of Sikhs as a potential threat. अब जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता ये जो सैन्य शक्ति बन रही थी किसकी? सिख की, उसके विरोध एक खतरे के रूप में ले रहे थे. The British thus wanted to bring the Sikhs under control. अतः ब्रिटिश सिखों को नियंत्रित करना चाहते थे. After the death of Ranjit Singh in 1839, lawlessness prevailed in पंजाब. रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई. अराजकता मतलब lawlessness. The British took advantage of this and the first Anglo-Sikh War broke out in 1845, which ended the defeat of the Sikhs. अंग्रेजों ने इसका लाभ लिया और प्रथम
एंग्लो सिख युद्ध 1845 में हुआ, जो सिखों की हार के साथ समाप्त हो गया। इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849, द ब्रिटिश फाइनली डिफीटेड देम इन द बैटल ऑफ गुजरात, अ टाउन ऑन रिवर चेनाब, 1849। अब देखिए, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेजों ने सिखों को गुजरात चिनाब नदी के पास के शहर में लड़ाई में हरा दिया। द सिख चीफ सरेंडर्ड एंड पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दलीप सिंह, द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, वॉज पेंशनड ऑफ एंड सेंट टू इंग्लैंड। अब देखिए, सिखों के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। 5.2.1 अदर कॉन्क्वेस्ट सिस्टम ऑफ अलायंसेस एंड एनेक्सेशन, अन्य विजय, अधिग्रहण और अनुबंधों की प्रणाली। अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं किनका है? ये रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी का है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी। The third battle of Panipat against the Marathas in 1761 had already provided the stage for the success of British in India. 1761 में मराठों के विरुद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई पहले से ही भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए मंच प्रदान कर चुकी थी। Soon many more native states came under British control. जल्द ही कई और अधिक देशी राज्य ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। This was done by a system of alliances called the Doctrine of Lapse and Subsidiary Alliances. अब ये कैसे हुआ? यह सब एक प्रणाली द्वारा किया गया जिसे विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। Doctrine of lapse led to a number of independent kingdoms being annexed to the British Empire. इसके द्वारा स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश साम्राज्य के को कब्जा में ले लिया गया। These were the states that were enjoying British protection, but their rulers had died without leaving a natural heir to the throne. अब कहा गया कि ये राज्य वो राज्य हैं जो ब्रिटिश सिक्योरिटी में थे, प्रोटेक्शन में थे, संरक्षण में थे, और इनके जो शासक थे वो सिंहासन के लिए एक वारिस बिना छोड़े मर गए। Their adopted son could not now no longer inherit the property or the pension which was granted to them by the British. अब उनके गोद लिए बेटे की संपत्ति या पेंशन अंग्रेजों ने ज्यादा समय तक नहीं दी। In this way, Dalhousie annexed the Maratha states of Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853, Jhansi 1854, Awadh 1856. अब क्या हुआ? इसी तरह डलहौजी ने सतारा मराठा राज्य 1848 में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में और अवध 1856 पर कब्जा कर लिया। In subsidiary alliances, the Indian states that were under the British protection had to suspend their armies and instead maintain British troops. अब ये जो सहायक संधि बनी सब्सिडियरी अलायंस में जो भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उनकी सेनाओं को निलंबित कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश सैनिकों को का बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। उनके अपने सैनिक को हटा दिए और ब्रिटिशर्स अपने सैनिक ला दिए। They also surrendered their control on their foreign affair and let go their right to make alliance with other foreign states for any purpose, economically or politically. अब ये और क्या किए? उनके विदेशी कार्य पर अपना नियंत्रण दिया और उनके किसी भी प्रयोजन, आर्थिक हो या राजनीतिक के लिए अन्य विदेशी राशियों के साथ गठजोड़ करने का अधिकार छीन लिया गया। In return, they were given protection by the British from their rivals. बदले में उन्हें अपने दुश्मनों से, प्रतिद्वंदियों से अंग्रेजों द्वारा संरक्षण दिया गया। The policy of annexation affected not only the Indian rulers but all those who were dependent upon them, such as soldiers, craftspeople and even nobles.
अब ये जो अधिग्रहण की नीति बनी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सटेशन, इसने न केवल भारतीय शासकों को भी प्रभावित किया बल्कि परंपरागत विद्वानों और पुरोहितों वर्ग जो शासकों, मुखियों, अमीरों और जमींदारों पर निर्भर थे, उनसे भी अपना संरक्षण खो दिया और इस प्रकार वे निर्धन हो गए. Even the traditional scholarly and priestly class lost their patronage from their rulers, chieftains, nobles and zamindar and were thus impoverished. Thus, by the mid-19th century, no single Indian power was there to challenge or resist the British. तो इससे क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेजों का विरोध या उन्हें चुनौती देने लायक बची ही नहीं. असम, आरक्षण, North Eastern region and portions of Nepal and Burma were already annexed in 1818 to 1826. अब देखिए, असम, अराकान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नेपाल और बर्मा के कुछ भाग 1818 से 1826 से पहले ही कब्जा कर लिए गए थे. The British also occupied Sindh in 1843. अब जो अंग्रेज थे 1843 में उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था. चलिए अब हम लोग करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 5.1. टिक द करेक्ट आंसर. अब देखिए ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. जो हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं उन्हें पता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो हम लोग एग्जाम में उतार लेते हैं, सिर्फ आंसर नंबर आप मत बैठाइएगा. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज कॉन्करर्स, ट्रैवलर्स, इन्वेडर, ट्रेडर्स. द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. मीर जाफर वॉज द नवाब ऑफ Mysore, Punjab, Bengal, Berar. Mir Jafar was the Nawab of Bengal. Why did the British come to India? Give at least two reasons. जो ब्रिटिश थे वो भारत क्यों आए थे, दो कारण बताइए. The Indians feel that the Britishers came to India for wealth, but they were taking control for their land. The Britishers captured the whole of India and became very strong. भारतीय ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स भारत में व्यवसाय करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके जमीन जायदाद पर नियंत्रण कर रहे थे. जो ब्रिटिशर्स थे वह लगभग पूरे भारत पे वो लोग कब्जा कर लिए और वो लोग बहुत ताकतवर हो गए. What were the two main methods that the British used to annex the native states? अब जो पड़ोसी आसपास के जो राज्य थे उनको अपने में मिलाने के लिए वो क्या मेथड का इस्तेमाल किए. The doctrine of lapse was started by Lord Dalhousie, and according to this, if a king dies without a male heir, then his kingdom would lapse, that is, become a part of the company's territory. आप देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया गया. कौन बनाया, लॉर्ड डलहौजी. इसके अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार, अगर कोई राजा मर जाता है और उसका अपना बेटा नहीं है तो उसका जो राज्य है वह किसके पास चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. और अगर कोई गोद लिया हुआ बेटा या है तो उसको भी कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा. द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क्वेस वेल्सी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805. अब डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस बनाया गया. ये कौन लाया, मार्क्वेस वेल्सी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कब से, 1798 से 1805. Early in his governorship, Wellesley adopted a policy of non-intervention in the princely states, but he later adopted the policy of forming subsidiary alliances. This policy was to play a major role in British expansion in India. अब देखिए ये जो पॉलिसी बनाया गया था वेल्सी द्वारा, इसमें पहले जो स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स, उसमें ये लोग कोई देख रेख नहीं करते थे, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था. लेकिन बाद में वो एक ऐसा पॉलिसी बनाए सब्सिडियरी अलायंसेस का जिसमें सबको जोड़ा गया. और ये ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था भारत में उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा.